फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा डिस्कशन है प्रतियोगिता दर्पण मई 2026। डिस्कशन स्टार्ट करें उसके पहले दो बातें। पहली बात, इस वीडियो के बेटर रिस्पांस के लिए आप इसे 1.25 की स्पीड में करके देख सकते हैं। दूसरी बात, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम सेगमेंट हमारा। विधानसभा चुनाव 4 राज्यों में होने हैं, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। तो 4 राज्य और एक यूटी में चुनाव होना है। अप्रैल माह में पूरा चुनाव होगा और इसका मई की फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा। और इसके लिए 15 मार्च 2026 को निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। तो जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ की मैगजीन आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। पर अभी केवल इतना ही जान लें कि इस चुनाव की जो घोषणा है कार्यक्रम की वो 15 मार्च 2026 को की गई थी। ये कई एग्जाम में देखा कि नोटिफिकेशन किस डेट को आता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 15 मार्च 2026। हेलीकॉप्टर प्रचंड हाल ही में बहुत चर्चा में रहा। जैसलमेर स्थित पोखरण फायरिंग रेंज, जहां पर वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन हुआ, उस वायु शक्ति के आयोजन के बीच में राष्ट्रपति देश की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली ये प्रथम राष्ट्रपति हो गई हैं। क्या नाम है? हेलीकॉप्टर प्रचंड। इसको मत भूलिएगा, हेलीकॉप्टर प्रचंड को। और इसके जो पायलट थे वो NS बहुआ। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने हेलीकॉप्टर प्रचंड में जो उड़ान भरी उसके पायलट कौन थे? तो NS बहुआ। और ये HAL द्वारा निर्मित है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। कौन? हेलीकॉप्टर प्रचंड, तो HAL द्वारा निर्मित। INS अंजदीप, देखिए इसमें आप लोगों के लिए एक अच्छा इनिशिएट किया गया है कि हाईलाइट कर दिया गया है, ठीक है ना। जो आपके टॉपिक हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया है, जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हाईलाइट कर दिया गया, ताकि आप एग्ज़ाम जब नज़दीक हो तो आप फटाफट रिवाइज कर सकें, ठीक है, बड़ी तेज़ी से। INS अंजदीप ये एक उथले पानी में चलने वाली पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का तीसरा पोत है। कौन सा? तीसरा। और ये 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह में इसकी कमीशनिंग की गई और इसकी अध्यक्षता किसने की? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि नौसेना के प्रमुख हैं। इसके बाद गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है INS अंजदीप, और ये अत्याधुनिक पोत है, ठीक है। डॉल्फिन हंटर के रूप में डिजाइन किया गया है इसको, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 77 मीटर और ये 25 नॉटिकल मील पर आवर की स्पीड से चलेगा। इसका जो नामकरण है वो कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप है उसके नाम पर किया गया है, INS अंजदीप का, ठीक है। इस श्रेणी के कुल 8 जो पोत बनाना है, ठीक, कितने? 8। और जिसका पहला कौन था? INS अर्नाला, और ये आपका तीसरा है INS अंजदीप। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पनडुब्बी रोधी नौका श्रेणी का ये तीसरा पोत है। ये 27 फरवरी को इसकी कमीशनिंग की गई। कहाँ पर? चेन्नई बंदरगाह पर, ठीक है। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये निर्मित है। ये डॉल्फिन हंटर के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। लंबाई 77 मीटर, ठीक है। और इसका नामकरण कारवार तट से दूर एक ऐतिहासिक द्वीप के नाम पर किया गया। और कुल 8 ऐसे पोत बनाए जाएंगे, जिसमें प्रथम था INS अर्नाला, ठीक है। ये नया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, INS कौंडिन्य। ये INS कौंडिन्य हमारा 5वीं शताब्दी की भारतीय तकनीक कौन सी? पाल विधि से निर्मित, ठीक है, एक नौकायन पोत है। और ये नौसेना का इंजन रहित नौकायन पोत है, याद रखिए। इसमें कोई इंजन नहीं है, वैसे ही चलेगा। इस पर एक विधि बनाई गई है जिसके आधार पर चलेगा, जो पुराने ज़माने में चलता था जिस हिसाब से।
2 मार्च 2026 को ये मुंबई वापस आया है INS कौंडिन्य। 29 दिसंबर को पोरबंदर से मस्कट के लिए ये रवाना हुआ था। 18 दिन की यात्रा कुल रही और 14 जनवरी को मस्कट पहुंच गया, यानी 18 दिन लगे इसको पहुंचने में और 14 जनवरी को मस्कट पहुंचा। फिर वहां से ये वापस आया है 2 मार्च 2026 को मुंबई। इसका नेतृत्व विकास सेवरॉन और वाई हेमंत कुमार ने किया, बिना किसी धातु का, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की धातु या कील का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशे का प्रयोग करते हुए इसको बनाया गया। मतलब ये हर्बल नाव आपकी जो है नाव है। इसका डिजाइन अजंता गुफाओं की भित्ति चित्र पर आधारित है। इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया, याद रखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए ना कि 100% BPSC या UPPSC या कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आएगा, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किस विधि से निर्मित है? पाल विधि से, ठीक है ना। यह एक इंजन रहित नौकायन पोत है। 2 मार्च 2026 को कहाँ पर? मुंबई वापस आया। गया कहाँ था? पोरबंदर से मस्कट, ठीक है। गया पोरबंदर से था, वापस मुंबई आया मस्कट की यात्रा पर। और ये 29 दिसंबर को इसको रवाना किया गया था। कुल 18 दिन लगे थे इसको पहुंचने में वहाँ, और 14 जनवरी को मस्कट पहुंचा था। इसका नेतृत्व विकास सेवरान और वाई हेमंत कुमार ने किया। और ये अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र पर इसको डिजाइन किया गया है। और इसका नामकरण पहली सदी के प्राचीन नाविक कौंडिन्य के नाम पर किया गया। चलिए नेक्स्ट, गुजरात आपका UCC विधेयक पारित करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। प्रथम कौन सा था? उत्तराखंड। और स्वतंत्रता पूर्व अगर देखा जाए तो प्रथम है गोवा, क्योंकि ये पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पर UCC थी, यानी जो समान नागरिक संहिता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, UCC विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। बस। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि जो SC कम्युनिटी या SC कास्ट के जो लोग हैं वो जो भी हिंदू, सिख या बौद्ध अनुयायी हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदुओं में भी SC है, सिख में भी हैं और बौद्ध में भी है। तो जो भी इन 3 धर्मों के अनुयायी हैं, अगर ये अनुयायी दूसरे धर्म का पालन अपना लेते हैं तो उनका SC का दर्जा समाप्त हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये जो इन धर्मों के अलावा अन्य धर्म में, एग्जाम्पल में मुस्लिम, वहाँ पर SC नहीं है। तो जब SC नहीं है तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर SC का नहीं चल सकता है। तो इसलिए इन धर्म के लोग हैं, ठीक है, अगर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो SC वाली जो उनका दर्जा है वो समाप्त हो जाएगा, फिर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। नेशनल डेंटल कमीशन, ठीक है, इसका ये डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया, ठीक है। तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया किसने? डेंटल कमीशन ने। और इसकी अधिसूचना 19 मार्च 2026 को जारी हुई और कुल इसमें 3 बोर्ड का गठन किया गया है। और ये डेंटिस्ट एक्ट 1948 का स्थान ले रहा है। ये जरूर याद रखिएगा कि हाल ही में जो नेशनल डेंटल कमीशन बनाया गया है उसने किस कानून का स्थान लिया? तो डेंटिस्ट एक्ट 1948 का। कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र, ये यूपी का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल है और ये बांदा जिला में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा इसे दर्जा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय भू विरासत स्थल कालिंजर किले का पहाड़ी क्षेत्र। बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य है यहाँ पर, बहुत ही ऐतिहासिक गौरवशाली ये क्षेत्र है, ठीक है ना। चीता पुनर्वास योजना, हाल ही में बोत्सवाना से 9 चीते लाए गए हैं, जिसमें 6 मादा और 3 नर। और इसको ग्वालियर एयरपोर्ट पर इसकी लैंडिंग हुई और वहाँ से शिवपुर कूनो नेशनल पार्क पर इनको छोड़ा गया। अब वर्तमान में कुल संख्या 53 हो गई है, ठीक है। जो चीते हैं उनकी संख्या 53 हो गई है, नर मादा सभी मिला के। और ये जो
चीते लाए गए बोत्सवाना से, उनको छोड़ा किसने? तो भूपेंद्र यादव ने। जैसे पहली बार लाए गए थे नामीबिया से, तो उनको प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर छोड़ा था। तो ये भूपेंद्र यादव ने इस बार छोड़ा। ये सर्वप्रथम नामीबिया से 8 चीते आए थे 17 सितंबर 2022 को, 2022 में आए थे। दूसरी बार चीते आए दक्षिण अफ्रीका से 12, और ये 18 फरवरी 2023 को आए थे। और जब ये 8 + 12 यानी बराबर 20 चीते हो गए, उसमें से 9 की मृत्यु हो गई, ठीक है, 9 खत्म हो गए। तो वर्तमान में ये जो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका वाले हैं वो 11 जीवित हैं, ठीक है। पर ओवरऑल क्योंकि बच्चों का जन्म हुआ बहुत सारे, तो कुल मिलाकर 53 हो गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीता पुनर्वास योजना बोत्सवाना से कितने चीते आए? 9। ये कौन से एयरपोर्ट पर लाए गए? ग्वालियर एयरपोर्ट पर। कहाँ पर छोड़े गए? शिवपुर कुनो नेशनल पार्क पर, ठीक है ना। और इसमें इसको छोड़ा किसने? इनको भूपेंद्र यादव ने, ये याद रखिएगा। और पहली बार नामीबिया से आए थे 8 चीते, दूसरी बार अफ्रीका से 12 जीते, ठीक है। चलिए, यूजीसी ने 32 फर्जी विश्वविद्यालय की सूची जारी की है। तो यदि आप किसी फर्जी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो तो सतर्क रहें, ठीक है ना। उसको यूजीसी के गाइडलाइंस के अंतर्गत देख लें कि यह वास्तव में है कि नहीं है। चलिए, ये ज्ञानोवा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए करंट अफेयर्स प्रोग्राम 2026 5 स्टेप में वर्क करेगा। सेगमेंट आधारित, संपूर्ण माह आधारित, प्रैक्टिस क्वेश्चन 100 प्रत्येक माह, फिर मैराथन क्लासेज और मिसलीनियस टॉपिक्स। ये दोनों ही आपके एग्जाम जब कोई आएगा पास में तब आपको मिलेगा। मैराथन क्लासेज कंटेंट बेस्ड भी रहेगा और क्वेश्चन बेस्ड भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए पूरे साल का प्रोग्राम है। करंट अफेयर्स का संपूर्ण आनंद लीजिए और मैक्सिमम आउटपुट में कन्वर्ट कर अपनी सफलता के पास पहुँचे। बहुत ही शानदार क्रिस्प स्टाइल में नोट्स हैंड रिटन बनाई जा रही है। बहुत अधिक मेहनत भी किया जा रहा है आपके लिए। चलिए, मुख्यमंत्री माताम धियाम सत्कार योजना, ये माताम धियाम सत्कार योजना, ठीक है। ये महिलाओं के लिए पंजाब सरकार द्वारा इसको चालू किया गया है, ठीक है ना। और ये प्रति माह 1000 रुपये मिलेगा जो एलिजिबल महिला है, और एससी कम्युनिटी के लोगों को 1500 रुपये, मतलब महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हाल ही में मुख्यमंत्री माताम धियाम सत्कार योजना किसने चालू की? पंजाब सरकार, ठीक है। आईओएस सागर पहल, ठीक है। ये हाल ही में हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की पहल है। ये ऐसी दूसरी पहल है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले एक पहल हो चुकी है, यानी जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। ये दूसरी बार है। इसका आयोजन 16 मार्च 2026 को प्रारंभ हुआ। कुल 16 देशों ने इसमें भाग लिया, और ये इस बार जो है महासागर नौसेना सिंपोजियम की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोची स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? अप्रैल 2026 में, सॉरी 25 में, और ये आईएनएस सुनैना में हुआ था। मतलब एक जैसे पोत है, उसी में कई देशों के जो नौसैनिक हैं, अधिकारी हैं, वो सब प्रशिक्षण लेते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, वो सब चलता है। इसका उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना और विदेशी नौसेनाओं का एक जहाज पर प्रशिक्षण और नौकायन किया जाए। तो आईओएस सागर पहल ये हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए है। ये दूसरा है, ठीक ना। कुल 16 देश और 16 मार्च को प्रारंभ। ये इस समय महासागर नौसेना सिंपोजियम की अध्यक्षता भारत के पास है, और कोच्चि स्थित प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस सुनैना पहली बार में यूज हुआ, ठीक है ना। ये आईओएस सागर का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। इंडियन ओशन शिप, ठीक है। आई से इंडियन, ओ से ओशन और एस से शिप, इंडियन ओशन शिप। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये आपका फुल फॉर्म है। इसको आप जरूर याद करके रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा सागर का फुल फॉर्म क्या है। राजस्थान के माउंट आबू का नाम अब अबुराज हो जाएगा, अबुराज। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है। ईरान पर अमेरिका व इजराइल का हमला 28 फरवरी को
ये हमला किया गया अमेरिका व इजराइल के रूप से के द्वारा, और अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया उसको नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है, और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ठीक है, याद रखें। ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु भी हुई, ठीक, हत्या हुई या मृत्यु हुई। ईरान ने ईरान ने भी जवाब देते हुए पश्चिमी जो अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने थे पश्चिम एशिया में, जैसे सऊदी अरब, कतर, तो यहाँ पर यूएई, तो यहाँ पर इसने कई हमले किए। ईरान का जहाज़ टारपीडो हमले में डूबा था, क्योंकि भारत के पास में अरब सागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हो रहा था, वहाँ से ये जा रहा था जहाज़, और वहाँ टारपीडो हमले से ये डुबा दिया गया था। लगभग इसमें 84 या 86 लोग सैनिक मारे गए थे, ठीक है ना। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। इस स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है इसको आप जरूर जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, इसका मैप अच्छे से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और अमेरिका ने 15 सूत्री प्रस्ताव दिए, पर ईरान ने माना नहीं, और ईरान ने 5 सूत्री प्रस्ताव उल्टे दे दिए, पर एक दूसरे की बात कौन सुन रहा था, कोई नहीं सुना, ठीक है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला 28 फरवरी, ये जरूर डेट याद रखिएगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका की तरफ से, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये इजराइल की तरफ से। और आपको एक काम करना है, हार्मुज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको अच्छे से देख लेना है मैप में। चलिए, बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ठीक है, आरएसपी के हैं। कुल 275 सदस्यीय प्रतिनिधि जो सभा है नेपाल की, उसके लिए चुना हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 182 सीटें मिली, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं बालेन शाह, ठीक है। प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल ने दिलाया। निवर्तमान जो पीएम थे सुशीला कार्की, याद रखिएगा। बालेन शाह पूर्व में रैपर व स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल के जो पीएम थे क्या थे पहले। और ये काठमांडू से मेयर भी निर्दलीय बने थे। दूसरी बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस 38 सीटें जीती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेपाल के नए पीएम बालेन शाह, कौन सी पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, कुल कितनी सीटें जीती, 182, 275 में। रामचंद्र पैडोल जो वहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने शपथ दिलाया। सुशीला कार्की निवर्तमान पीएम थी, ठीक है, और ये काठमांडू से मेयर भी रहे। चलिए, अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, भारत यात्रा पर 4 मार्च को नई दिल्ली पहुंचे। रायसीना संवाद में ये मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के रूप में इनको रखा गया था। डिजिटलीकरण व स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी के लिए आपस में बातचीत हुई है। मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधन भी किया, ठीक है। चलिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका इंपॉर्टेंस आगे है एक पॉइंट पर। तो रायसीना संवाद ये प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रायसीना संवाद ये 11वां है, ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। इसमें 110 देशों से अधिक 2700 प्रतिभागी शामिल हुए, मंत्री, प्रमुख, ऐसे। इस बार की जो थीम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये थीम है इस बार की। मुख्य अतिथि हुआ मुख्य वक्ता अलेक्जेंडर स्टब, ये याद रखिएगा। इस बार के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। सेंट फ्रांसिस्को मूवमेंट की जगह दिल्ली मूवमेंट अब होगा। मतलब जब ये अलेक्जेंडर स्टब बोल रहे थे उद्घाटन दिवस के दिन, तो इन्होंने कहा कि ये जो आज का जो समय है, पश्चिमी दुनिया, उसका ख़त्म हो चुका है। अब ये जो समय है, जो साउथ के देश हैं, जो आपके विकासशील देश थे, जैसे ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया होगा, इनका देश है। और इन लोगों के पास में, खासतौर पर भारत के पास में जनसांख्यिकी
और आर्थिकी जो स्थिति है वो आगे वाले समय में इन्हीं लोगों का दबदबा होने वाला है। और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सेंट फ्रांसिस्को मूवमेंट था, उसी तरीके से अब पावर के मामले में अब दिल्ली मूवमेंट होगा, ऐसा बोला गया। अच्छी बात है भारत के लिए। पहला आयोजन 2016 में हुआ था वो रायसीना संवाद का। ये भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की पहल है। कौन कौन से भू राजनीतिक, भू आर्थिक। इसमें इस बार के रायसीना संवाद में 6 प्रमुख स्तंभों पर चर्चा हुई है। कितनी? 6, याद रखें। तो रायसीना संवाद कौन सा है? 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई दिल्ली में है हुआ। और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये कराता है। थीम इस बार की संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ता, 2016 में पहली बार हुआ। और 6 प्रमुख स्तंभों पर चर्चा। मार्क कार्नी कनाडा के पीएम है, 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच की यात्रा करने के लिए भारत आते हैं, मुंबई सर्वप्रथम आते हैं। ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से उसमें शामिल होने की इन्होंने बात बोली है। द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $50 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। सेपा को अंतिम रूप, यानी इस समय भारत जो है ना, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी कुछ ही समय पहले न्यूजीलैंड के साथ कंप्लीट हुआ है, तो लगातार कई देशों के साथ भारत का चल रहा है। तो सेपा को अंतिम रूप देने के स्थिति में है कनाडा के साथ भारत। और कुल 8 समझौते हुए इसमें, ठीक है। कितने समझौते? 8। चलते हैं नेक्स्ट। हथियारों की सिपरी रिपोर्ट। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिससे शॉर्ट फॉर्म में सिपरी बोलते हैं, ठीक है। इसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु, फिर उसके बाद हमारा पूरा परिदृश्य होगा। यूक्रेन द्वारा आयात का 11,000% वृद्धि, ठीक है ना। जरा सोचने वाली बात है। ऐसे ही बड़े जो क्या कहते हैं, जो नेशन है, पावरफुल नेशन, जिनको निर्यात करना है अपने हथियारों का, ऐसे ही लोग चाहते हैं कि उलझा के रखा जाए युद्ध को, ठीक है। और इस यूक्रेन युद्ध में जो 11,000% की वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा अमेरिका उसे निर्यात कर रहा है, ठीक है। भारत आयात में 4% कमी, क्योंकि भारत अब मेड इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, सॉरी मेक इन इंडिया पर। और चीन का 72% गिरावट है, ठीक है, आयात के मामले में। और पाकिस्तान का 66% की वृद्धि है आयात के मामले में, ठीक। अब आयात और निर्यात का परिदृश्य क्या है? तो जो टॉप 5 आयात करने वाले देश हैं दुनिया में, वो नंबर 1 पर यूक्रेन, सेकंड में भारत, थर्ड पे सऊदी अरब, फोर्थ पे कतर और फिफ्थ पे पाकिस्तान। विश्व का 8.2% भारत आयात करता है। भारत की कुल खरीद, यानी भारत जितना खरीदता है वो सबसे ज़्यादा रूस से 40% लगभग खरीदता है। दूसरे नंबर पर फ्रांस 29% और तीसरा इजराइल से 15%। अमेरिका पूरी दुनिया का जो आयात करता है वो मात्र 2.9%, यानी 8वां स्थान है। मतलब ये तो बेचने वाले लोग हैं ना, ये खरीदने वाले नहीं हैं। ये बेवकूफ़ थोड़ा ना बनेंगे, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूरोप महाद्वीप, पहले यूरोप का नहीं था स्थान रहता था, क्योंकि अब यूक्रेन लिया तो यूरोप आ गया। यूरोप, फिर एशिया प्लस ओशिनिया, फिर थर्ड में मध्य पूर्व, ठीक है। उसके बाद देखते हैं निर्यात परिदृश्य। तो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जो देश हैं, अमेरिका नंबर 1, फिर फ्रांस, फिर रूस, फिर आपका जर्मनी, फिर चीन। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन। अमेरिका पूरी दुनिया का 42% निर्यात करता है, ठीक है ना, दबदबा है। सर्वाधिक जो निर्यात करता है अमेरिका किसे? सऊदी अरब को, दूसरे नंबर पर यूक्रेन को। रूस 48% जो निर्यात करता है वो भारत को। अब देखिए, भारत नेचुरली जो, मतलब भारत का नेचुरली दोस्त है रसिया, बात सही है, पर इन लोगों के पास भी तो मजबूरी है। 50% जो हथियार है वो भारत को ही दे रहा है, समझ रहे हैं? तो नहीं, किसको देंगे? तो इसलिए बिना हित के, बिना इंटरेस्ट के कोई नहीं यारी दोस्ती करता है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो रूस 48% निर्यात भारत को करता है। चीनी हथियारों का सबसे बड़ा जो खरीदार यही आपके पड़ोसी पाकिस्तानी। अमेरिका 27% प्लस रूस 64% वृद्धि। मतलब ये दोनों देश ऐसे हैं
लगातार वृद्धि भी हो रही है इनकी निर्यात में, क्योंकि ये ठीक है ना। अब भारत सर्वाधिक करता है निर्यात म्यांमार को। कभी ऐसे पूछ ले कि भारत आयात तो करता ही है सब ज़्यादा, पर निर्यात किससे करता है, तो म्यांमार को। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके एक बार देख लेते हैं। ये आपका भारत 4% की कमी आई है, और जो आयात परिदृश्य है वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन, भारत, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान। निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी, चीन। ठीक है, इसमें भारत सबसे ज़्यादा 40% रूस से करता है, और उसके बाद महाद्वीपों में देखा जाए तो यूरोप, एशिया प्लस ओशिनिया प्लस फिर उसके बाद मध्य पूर्व। भारत सर्वाधिक निर्यात म्यांमार को करता है, उसके बाद हाँ रूस 48% निर्यात भारत करता है। ये कुछ पॉइंट पर आएगा, सबसे ज़्यादा चांस इन्हीं के हैं। ठीक, चलिए। इटली में पीएम जॉर्जिया मेलोनी सरकार द्वारा न्यायिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह करवाया गया, लेकिन उनके पक्ष में मामला नहीं गया। इससे उनको काफ़ी डाउनफॉल देखना पड़ा। तो इटली में जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं। आर्थिक घटनाक्रम, खाद्यान्न एवं अन्य कृषिगत उत्पादन संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं। फसल वर्ष 2025-26 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े हैं वो इस प्रकार। खरीफ खाद्यान्न, ठीक, यानी खरीफ का जो समय रहता है, ठीक है, उस समय पर कितना खाद्यान्न पैदा हुआ, तो 1741.44 लाख टन। ठीक है, रबी खाद्यान्न 1745.13 लाख टन। खरीफ चावल का उत्पादन 1239.28 लाख टन। सभी लाख टन पर है, एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, अब बार बार नहीं। ठीक है, उसके बाद रबी चावल 167.20। खरीफ श्री अन्न, देखिए रबी और खरीफ, रबी जो खरीफ फसल होती है वो जुलाई में लगभग बोई जाती है, और अक्टूबर के महीने तक उसका घर में फसल आ जाती है, फिर उसके बाद रबी स्टार्ट हो जाता है। तो ये रबी और खरीफ में अंतर ही है। तो खरीफ श्री अन्न 123.43, रबी श्री अन्न 30.98 लाख टन। इसके बाद खरीफ मोटे अनाज 425.89 लाख टन। रबी मोटे अनाज ये 213.41 लाख टन। कुल खरीफ तिलहन 265.33 लाख टन। रबी तिलहन ये 144.65 लाख टन। कपास का उत्पादन हुआ 290.91 लाख गांठे। उसके बाद गन्ना का उत्पादन 5001.97 लाख टन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, और खरीफ खाद्यान्न 1741.44 लाख टन, और रबी खाद्यान्न 1745.13 लाख टन। खरीफ चावल 1239.28 लाख टन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर जो ब्याज दर रहेगा वो 8.25% रहेगा। और ये ध्यान रखें कि ब्याज दर में घटाव और बढ़ना, ये दोनों चीज़ें वित्त मंत्रालय की मंजूरी के पश्चात ही होती है। जब उसमें वित्त मंत्रालय अपना मंजूरी दे देता है, उसके बाद ही ब्याज दरों में प्लस माइनस होता है। 2025-26 की पहली 3 तिमाहियों में जो चालू खाते के घाटे में कमी हुई है, ये आरबीआई की रिपोर्ट बताती है। तो जैसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे आता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आता है उसमें इस टाइप का कोई लाइन दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा अब उसमें दिया है कि चालू खाते का घाटा हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है, तो आपको पता है कि चालू खाते का घाटा नहीं कम हो रहा है, आरबीआई ने रिपोर्ट दी है, तो आप वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे क्वेश्चन को, जो आपका विकल्प है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें जानकारी के लिए ज़रूरी होती है। अब हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्राई की रिपोर्ट आई है जो कि टेलीफोन उपभोक्ताओं और टेली डेंसिटी के संबंध में जारी करता है, यानी हमारे देश में कितने लोग फ़ोन यूजर्स हैं, कितने लोग गांव में कितने % है, शहर में कितने % है, इस प्रकार का। तो टेलीफोन कनेक्शनों की जो कुल संख्या है वो 1306.14 करोड़ ओवरऑल। उसमें वायरलेस और वायरलाइन, ठीक है ना, वायरलेस में है 1258.77 करोड़,
और जो वायर लाइन है वो वायर लाइन जैसे पहले चलता था ना, WLL वो रहता था, तो उस तरह का तो वो वायर लाइन हो जाता है। तो ये 47.37 करोड़। शहरी उपभोक्ता कुल, यानी टेलीफोन कनेक्शन है, उसमें कुछ शहरी हैं कुछ ग्रामीण हैं, तो उसमें इसमें से शहरी उपभोक्ता कितने हैं? 762.44 करोड़, और जो ग्रामीण उपभोक्ता हैं वो 543.70 करोड़। यद्यपि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में, लेकिन सर्वाधिक जो उपभोक्ता है टेलीफोन का कौन है? शहरी, क्योंकि गांव में सभी लोगों के पास मोबाइल की सुविधा होना संभव नहीं है। ठीक है। टेली डेंसिटी परसेंटेज में वो है 91.74, और इसी को अगर देखा जाए तो शहरों में है 88.41%, सॉरी ये नहीं, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या है कि टेली डेंसिटी जो परसेंटेज में है 91.74, ठीक है, और वायरलेस का है 88.41%, और वायर लाइन का है 3.33%। टेली डेंसिटी शहरों में है वो 148.92%, यानी शहरों में ज़्यादा है। एक व्यक्ति के पास दो फ़ोन भी हैं, तो 148.92%। ग्रामीण क्षेत्र में जो टेली डेंसिटी है वो 59.63%। शहरी उपभोक्ताओं का जो परसेंटेज है वो 58.37%, और ग्रामीण उपभोक्ताओं का परसेंटेज 41.63%। देखिए ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि थोड़ा सा आंकड़े रहते हैं, तो आप इनको 2-3 बार देखेंगे PDF को तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 1007.36 करोड़। अब इन्हीं से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे निकल के आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब इट्स टेली डेंसिटी में जो बिहार है वहाँ सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में, पूरे भारत में टेली डेंसिटी, और उसका जो 61.88%, ठीक, याद रखिए। यूपी दूसरे नंबर में सबसे कम 69.74%, और MP तीसरे नंबर में सबसे कम 72.33%। कर्नाटक देखा जाए तो राज्यों में सबसे अधिक टेली डेंसिटी कहाँ पर है? कर्नाटक में। इससे पहले हिमाचल थी, अब कर्नाटक हो गई, तो 127.85%। और दिल्ली, अगर ओवरऑल पूछा जाए कि स्टेट और यूटी में सबसे नंबर वन कौन है टेली डेंसिटी में, तो दिल्ली है, ठीक है। अगर यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली है, पर केवल राज्यों में पूछ लिया जाए तो कर्नाटक है। तो दिल्ली में है 359.50%, ठीक है। ये सबसे अधिक यूटी और स्टेट में कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राई की रिपोर्ट है। टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या 1306.14 करोड़, और उसमें से टेली डेंसिटी का परसेंटेज 91.74%। बिहार सबसे कम 61.88%। यूपी सेकेंड नंबर पर 69.74%। कर्नाटक राज्यों में सर्वाधिक, और दिल्ली स्टेट और यूटी में सर्वाधिक। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025, ये इसकी जो गणना है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के तहत किया जाता है, ठीक है। कुल 147 देश की रैंकिंग में शामिल किया गया है। भारत का स्थान 116वां है इस बार, और 2 अंक का सुधार हुआ है, क्योंकि पिछली बार 118 था भारत का इसको स्थान। 2023 से 25 के आंकड़ों पर ये रैंकिंग जारी की गई है। सूचकांक की गणना 7 मानकों पर आधारित है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कितने मानकों पर आधारित है? 5, 7, 6, 4, तो 7 मानकों पर। शीर्ष 3 देश, फिनलैंड सेकेंड, आइसलैंड थर्ड, डेनमार्क। तो जो इसका फिनलैंड का स्कोर है 7.764। निचले 3 देश, यानी सबसे कम जो है हैप्पीनेस जो इंडेक्स में स्थिति है वो आपकी अफगानिस्तान की है, 147वां रैंक है, क्योंकि 147 देशों को ही शामिल किया गया है। और उसके बाद 146वां स्थान सिएरा लियोन, 145वां स्थान मलावी का,
पड़ोसी देशों की बात करें तो सबसे अच्छी स्थिति चीन की, दूसरे नंबर नेपाल, तीसरे पाकिस्तान और भारत का चौथा स्थान है। थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि पाकिस्तान से भारत का एक प्लेस नीचे। और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर चीन 65वें स्थान पर, नेपाल 99वें स्थान पर, पाकिस्तान 104 और भारत 116वें स्थान पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 का संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के तहत भारत का 116वां स्थान है, 2 अंक का सुधार हुआ है। उसके बाद शीर्ष जो स्थान है वो फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, निचला स्थान सबसे अफगानिस्तान को, और भारत का चौथा स्थान है पड़ोसी देशों में। तो युद्ध के साथ साथ आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान में 1-1 करोड़ रियाल की करेंसी नोट जारी हुई है। तो ऐसे पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर 1-1 करोड़ की रियाल की करेंसी नोट जारी हुई, तो ईरान है आपका, ठीक है। बस राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा ये दूसरा संस्करण है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का, क्योंकि पहला संस्करण जो जारी किया गया था जनवरी 2025 में, पर दूसरे संस्करण में 18 राज्यों के साथ साथ 10 छोटे राज्य, यानी जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं या हिमालयन रीजन के जो स्टेट हैं उनको शामिल किया गया। पर फर्स्ट जो आपका संस्करण था उसमें केवल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। इसका जो आकलन है 5 स्तंभों पर आधारित है, ठीक है, 5 स्तंभों पर आधारित है। पहला है व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। ये 5 चीज़ें देखी जाती हैं, उसके आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है। इसमें 4 श्रेणियों पर इस बार राज्यों को रखा गया। पहला अचीवर, जिसमें 3 राज्य हैं। नंबर 1 पर ओडिशा, सेकंड गोवा, थर्ड झारखंड। जो ओडिशा का जो स्कोर है 73.1 और जो फ्रंट रनर है उसमें 6 राज्यों को रखा गया है। प्रथम स्थान गुजरात का है फ्रंट रनर में। परफॉर्मर में 5 राज्य और मध्य प्रदेश नंबर 1। एस्पिरेशनल में 4 राज्य, प्रथम केरल, और ये 4 टोटल 4 श्रेणियों में दिया गया है। उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर में शामिल है, 8वां स्थान प्राप्त हुआ इसे और इसका जो स्कोर है 41.9। बिहार परफॉर्मर में है, 12वां स्थान प्राप्त हुआ और स्कोर 30.9। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, और इसमें नंबर 1 पर ओडिशा, नंबर 2 पे गोवा और नंबर 3 पे झारखंड। 73.1 स्कोर है किसका, ओडिशा का। उत्तर प्रदेश और बिहार ये यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ये बीपीएससी 70N2, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर 8वां स्थान 41.9, बिहार परफॉर्मर 12वां स्थान और स्कोर 30.9, ठीक है। चलते हैं। आरबीआई ने केंद्र सरकार से कहा अगले 5 वर्षों तक जो खुदरा मुद्रास्फीति है उसे 4+-2 यानी 4 औसतन है, प्लस मतलब 6 तक आप ले जा सकते हैं मैक्सिमम बुरी से बुरी हालत में, और आपको प्रयास करना है -2 अर्थात 2 तक लाए। तो 4+-2 इतना ही आपको रखना है। ये केंद्र सरकार से कहा गया है आरबीआई द्वारा। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेक्स्ट टॉपिक। अस्पतालों का विस्तार हुआ है लोकसभा में, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बताया गया है। वर्तमान में फरवरी 2026 तक 36,229, ठीक है ना, अस्पताल इसके दायरे में आ चुके हैं। इसमें से 19,483 सरकारी और 16,746 निजी अस्पताल शामिल है। ये भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये सितंबर 2018 में रांची से इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत गरीब व कमजोर जो परिवार के लोग हैं उनको 5 लाख का सालाना कैशलेस इलाज किया जाता है, और 70 वर्ष के जो वृद्धजन हैं वो किसी भी परिवार को हों, वो गरीब हों, कमज़ोर हों, कैसे भी हों, उन सभी लोगों को
इसके अंतर्गत रखा गया। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 36,229 अस्पताल 2018 में रांची से प्रारंभ, और ये याद रखिएगा 70 वर्ष से अधिक जितने वृद्धजन हैं उनको सभी को शामिल कर लिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त जारी हुई है 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ से? असम के गुवाहाटी से। और 9.32 करोड़ पात्र किसानों के बैंक के खाते में पैसा गया। कुल जो राशि रही वो 18,640 करोड़ की राशि। केंद्र द्वारा फरवरी 2019 में यह सम्मान निधि शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है 3 किस्त में 2-2 हज़ार करके। पहली किस्त 24 फरवरी 2019 को जारी हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक ही है कि ये 22वीं किस्त है और असम की गुवाहाटी से इसको प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है। नारियल उत्पादन में भारत प्रथम स्थान, ठीक है। वैश्विक उत्पादन का 30.7% योगदान नारियल उत्पादन में भारत का है और 21,390 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है। 21,373.62 मिलियन नारियल प्रतिवर्ष उत्पादित होता है और इसका जो औसत उत्पादकता है नारियल का वो 9,871 नारियल प्रति हेक्टेयर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि नारियल उत्पादन में नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 इंडोनेशिया, 3 फिलीपींस, 4 श्रीलंका। भारत में अगर देखा जाए तो कौन सा राज्य सबसे अधिक है? केरल, 2 कर्नाटक, 3 तमिलनाडु। यानी जो साउथ की स्टेट है आपका केरल, कर्नाटक, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक, ये कर्नाटक हो गया आपका, ये आपका केरल हो गया और ये आपका तमिलनाडु। ये तीनों साउथ के जो स्टेट है वहाँ पर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका ये 4 विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश और भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। भव्य योजना इसका फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भव्य योजना बोला गया। इसे 18 मार्च को मंजूरी दी गई कैबिनेट के द्वारा। इसका उद्देश्य है 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना और इसके तहत मूलभूत, मूल्यवर्धित और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है। इसकी कुल लागत इसकी कुल लागत 33,600 करोड़ रुपए। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भव्य योजना के तहत 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। कितने? 100, ये याद रखिए। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि भारत औद्योगिक विकास योजना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक चयापचय रोग। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आ रहा है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चयापचय रोग ये ऐसे रोग हैं जिसमें मधुमेह, थायराइड, फैटी लीवर शामिल होता है। ये लगातार जो है भारत में बढ़ रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट। डाइमिथाइल ईयर हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है। यह एक रंगहीन, गैर संक्षारक और कम विषाक्त वाली गैस है, ठीक है। साणंद नेक्स्ट टॉपिक, ये गुजरात में पड़ता है। पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया गया। कहां पर? साणंद में। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था, $10 अरब, ठीक है ना, के साथ। और बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, ये याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा केंद्र कहां खोला गया है? साणंद, गुजरात में, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV ये टीकाकरण है जिसे प्रारंभ किया गया है। इसका प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। ये 28 फरवरी 2026 को
इसकी शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से रोकथाम के लिए ये HPV शुरू किया गया है टीकाकरण। और ये एक गार्डसिल दवा और सवावैक टीका उपलब्ध है, किससे? HPV से संबंधित। ठीक है, हमारे पास 2 प्रकार की दवा है, गार्डसिल दवा और सर्वावैक टीका उपलब्ध है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शॉर्ट फॉर्म HPV, और ये 28 फरवरी को इसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम। मून शॉट परियोजना, ये IISc बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक है, IISc बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा विकसित किया गया। ये मस्तिष्क की कार्य क्षमता को सहारा देने वाले उन्नत ब्रेन का प्रोसेसर विकास करेगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूनशॉट परियोजना किसके द्वारा विकसित किया गया? IISc बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट के द्वारा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है। हरीश नाना वर्सेज भारत संघ के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 2011 में अरुणा रामचंद्र शानबाग के मामले में इजाजत दी थी। अब इसमें फाइनली दे दिया, हरीश राणा वर्सेस भारत संघ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और उसके बाद इच्छा मृत्यु भी हुई है। ठीक है, इसके बाद स्टील प्रक्षेपास्त्र, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस HSV, ये मुख व जननांगों पर दर्दनाक छाला पैदा करती है। ठीक है, वायरस करता है। यह संक्रामक व लाइलाज बीमारी है। इसके बाद जुन्नलादिन्ने नेल्लौर, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। सागर डिफेंस इंजीनियर द्वारा विकसित किया गया है। तो विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण और प्रणाली केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? जुन्नवालादिन्ने नेल्लौर। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कनेक्ट सेफ डेलाइट द्वारा भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा लॉन्च की गई है। तो भारत की पहली साइबर सुरक्षा सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कनेक्ट सेफ डेलाइट द्वारा। फ्लोटिंग लिडार बोया सिस्टम, ये तमिलनाडु के मुतोप तट पर इसका सफल परीक्षण हुआ है और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसे विकसित किया गया है। ये 300 मीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की परत को मापेगी। ठीक है, और लिडार का जो फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। तो फ्लोटिंग लिडार बोया सिस्टम तमिलनाडु के मुतोप तट पर, ठीक है, और ये इसको विकसित किया गया है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। ये वायुमंडल परत से संबंधित है। ठीक है, और फुल फॉर्म याद रखिएगा। 3 मार्च 2026 इस बार पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति देखी गई। और पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है ना, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इससे होता क्या है कि पृथ्वी बीच में आ गई तो सूर्य से जो जाने वाला प्रकाश था चंद्रमा पर वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा हो जाता है क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है। डार्क ऑक्सीजन, प्रशांत महासागर में 4000 मीटर की गहराई पर इसे खोजा गया है। और डार्क जो ऑक्सीजन है ये सूर्य के प्रकाश के बिना गहरे समुद्र में उत्पन्न होते हैं। इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आकांक्षी जिलों व ब्लॉकों में पोषण व स्वास्थ्य सुधार किया जाए। तो इम्पैक्ट एंड न्यूट्रिशन नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया द्वारा ये पोषण व स्वास्थ्य सुधार के लिए लाया गया है, स्पेशली जो आकांक्षी जिले हैं ब्लॉकों में, ठीक, और जिलों में। चलिए आज के अंतिम जो हमारा सेगमेंट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, ठीक है ना,
1994 में भारत ने इसे अपने यहाँ लागू किया, या उसे भारत ने हस्ताक्षर किया। ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये 2003 का है। नागोया प्रोटोकॉल ये 2014 का। एक्टिनिडिया इंडिका ये एक कीवी प्रजाति है और जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पर पाई गई है। क्या नाम है? एक्टिनिडिया इंडिका। वेला कार्ली ये मीठे पानी का केकड़ा है जो कि साइलेंट वैली केरल में मिला है और एक ही शरीर में से नर व मादा दोनों के जननांग होते हैं। 204 शहर। हाल ही में ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत बताया गया कि 238 जो देश के शहर हैं उसमें से 204 शहर एक अच्छी वायु गुणवत्ता में विफल है, यानी वायु गुणवत्ता अच्छी है ही नहीं, और एक भी शहर WHO के मानक के अनुरूप नहीं है। ये याद रखिए, ऊर्जा व स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट। ठीक है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, इसकी स्थापना 23 जून 1979 को हुई थी। बॉन सम्मेलन के तहत ये एक बाध्यकारी संधि है और परिशिष्ट वन में 188 प्रजाति शामिल है। इससे संबंधित ही COP15 का आयोजन हुआ। कहाँ पर? ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में। ठीक है। और इसकी जो थीम है, जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना। सॉरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि COP15 जो कि आपका माइग्रेटरी जो स्पेसीज है उससे रिलेटेड है, उसका आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में। और ये आपका इस बार का जो थीम है, जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए प्रकृति को जोड़ना। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एपिस डोसार्टा ये मधुमक्खी की प्रजाति है, विशाल चट्टानी मधुमक्खी के रूप में देखने को मिलता है। एयर प्यूरिफायर टावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला माइक्रो एल्गी आधारित है और दिल्ली के एरोसिटी हाईवे के तट पर इसे बनाया गया। तो दिल्ली के एरोसिटी हाईवे के तट पर पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर प्यूरिफायर टावर। भारत बाइसेन महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ओडिशा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर। ठीक है। यह दूसरा संस्करण है और जो बाइसेन है वो IUCN में संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। साइट्स की परिशिष्ट वन में शामिल है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भारत बाइसेन महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ओडिशा के देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पर। ठीक है, ये याद रखिए। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जिसकी स्थापना 1958 में की गई, यह एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संस्थान परिषद है। जोहा चावल हाल में बहुत चर्चा में रहा क्योंकि ये असम का एक GI टैग प्राप्त चावल है और इसकी पहली खेप इटली और यूनाइटेड किंगडम को गई है। तो इटली और यूनाइटेड किंगडम जोहा चावल। नागौरी पान मेथी, ये राजस्थान को सामुदायिक किसान किस्मिस श्रेणी में इससे पेटेंट प्राप्त हुआ है। तो नागौरी पान मेथी का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। ये डायरेक्ट ऐसे ये आपके चार राज्य दे देंगे और 4 विकल्प दे देंगे, इसको आपको ऐसे मिलान करना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो नागौरी पान मेथी राजस्थान से संबंधित। आपका सेगमेंट सामान्य ज्ञान घटनाक्रम। जो टॉपिक है आपका शब्द संक्षेप स्वीप, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग का एक कार्यक्रम था और इसका सकारात्मक परिणाम हमें बंगाल चुनाव में देखने को मिलता है, जहां पर लगभग 78% मतदान रहता है। तो स्वीप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और मुख्यतः ये चुनाव आयोग का कार्यक्रम है। नियुक्तियां, पहला टॉपिक 9 राज्यपाल उपराज्यपालों की नियुक्ति हुई है, यानी चेंजेस हुए हैं। देखते हैं कौन कहां पर नियुक्त किए गए। विनय कुमार सक्सेना, इन्हें वर्तमान में लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया और ये पूर्व में दिल्ली के उपराज्यपाल थे।
तरनजीत सिंह, इन्हें वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति मिली है और ये राजदूत रहे हैं अमेरिका में। कविंदर गुप्ता, इन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और ये लद्दाख में उपराज्यपाल के पद पर थे। RN रवि, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और इससे पूर्व ये तमिलनाडु में राज्यपाल थे। शिव प्रताप शुक्ला, जिन्हें तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया और ये इससे पहले हिमाचल प्रदेश में थे। जिष्णुदेव वर्मा, ये महाराष्ट्र में राज्यपाल बने और उससे पहले तेलंगाना में। नंदकिशोर यादव, ये नागालैंड में राज्यपाल और उससे पहले ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सैयद अता हुसनैन, ये बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं और ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। राजेंद्र V अर्लेकर, इन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया और उससे पूर्व ये केरल के राज्यपाल थे। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है और सबका आपको वर्तमान देखना है और उससे पूर्व में कहाँ पर थे ये भी देखना है, क्योंकि वर्तमान का जो पैटर्न है PPSC या UPPSC का या किसी भी एग्जाम का, तो ये पूछता है कि जैसे विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के उपराज्यपाल बनाए गए, तो इससे पूर्व वो कहाँ के थे, ठीक है। या पूछ लेगा आपसे RN रवि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो तमिलनाडु। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। विक्रम दोराईस्वामी, ये चीन में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। नीतीश कुमार जदयू के अध्यक्ष के पद पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं। पार्थनिल घोष, ये HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक पद पर इनका चयन हुआ है। धीरज सेठ, ये थल सेना उप प्रमुख बनाए गए हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका विक्रम दोराईस्वामी है जो कि चाइना में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। अब चलते हैं पुरस्कार की तरफ। BCCI का नमन पुरस्कार 2026, इसका वितरण मुंबई में किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रोजर विन्नी और राहुल द्रविड़ को संयुक्त रूप से दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिथाली राज। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मेल में शुभमन गिल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फीमेल में स्मृति मंधाना, और ये लगातार 5वीं बार ये पुरस्कार दिया गया है स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण हर्षित राणा। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण फीमेल में N श्रीचरणी। उसके बाद आपका एक दिवसीय सर्वाधिक रन फीमेल स्मृति मंधाना। एक दिवसीय सर्वाधिक विकेट फीमेल में दीप्ति शर्मा। घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ टीम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है। घरेलू सर्वश्रेष्ठ अंपायर उल्लास गांधी। रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर आयुष मात्रे। घरेलू सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रोजर विन्नी और राहुल द्रविड़। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन मिताली राज। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मेल में शुभमन गिल और फीमेल में स्मृति मंधाना, और जो घरेलू सर्वश्रेष्ठ अंपायर उल्लास गांधी। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए चलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का है, 2026 मध्य याद रखिएगा, ठीक है। 2025 का साहित्य का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत में और इस बार का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है। इस बार का जो पुरस्कार है वो तमिल कवि एवं गीतकार वैरामुथु रामास्वामी को दिया गया है और इस पुरस्कार के पहले इन्हें 2003 में पद्मश्री एवं 2014 में पद्म भूषण से भी पुरस्कृत किया गया। तीसरे तमिल ये आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है। जो पहले तमिल थे वो PV अकिलंदम थे, इन्हें 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, PV अकिलंदम। और जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के थे और पहले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जी शंकर कुरूप
इन्हें 1965 में मलयालम भाषा में दिया गया। 8वीं अनुसूची यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता किसे है, तो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं जो हैं उन पर जो योगदान करता है उसको ये मिलता है। और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 11 लाख रुपए का राशि मिलती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, याद रखिएगा। ये तमिल कवि एवं गीतकार वरामुथु रामास्वामी, और जो सबसे पहले थे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले वो जी शंकर कुरूप थे। क्या नाम? जी शंकर कुरूप। 11 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, चलिए सरस्वती सम्मान 2025 ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन। और इस बार का 35वां सरस्वती सम्मान है, ये बांग्ला भाषा के लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, इनको दिया गया है। किसे? राम कुमार मुखोपाध्याय को। और इनकी जो उपन्यास है हर पार्वती कथा, ठीक है ना, तो हर पार्वती कथा इसके लिए दिया गया है। 34वां जो सरस्वती सम्मान था वो साधु भद्रेश दास को दिया गया था, और उनकी रचना थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये उनकी रचना थी। प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को 1991 में उनकी आत्मकथा जो हिंदी भाषा में थी उसको दिया गया। और सरस्वती जो सम्मान है वो 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, तो उन्हीं में जो योगदान देता है उसी को मिलता है। और इसमें 15 लाख प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान भी देता है। ठीक है, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सरस्वती सम्मान 2025 35वां है। ये बांग्ला भाषा के लेखक हैं राम कुमार मुखोपाध्याय, और उनकी जो उपन्यास है हर पार्वती कथा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑस्कर पुरस्कार 2026, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, ये जो आपको सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार बताया वो उसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का। और जो ऑस्कर पुरस्कार है यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, ये अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अर्थात AMPS के 98वें एकेडमी अवार्ड्स हैं। ठीक है, और इसी को शॉर्ट में ऑस्कर पुरस्कार बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो वितरण है वो लॉस एंजल्स में हुआ, कैलिफोर्निया में पड़ता है लॉस एंजल्स। ठीक है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नॉर्थ अमेरिका है उसका पश्चिमी हिस्सा है। तो लॉस एंजल्स में हुआ 15 मार्च को, ठीक है, 2026, और कुल 26 श्रेणियों में इस बार पुरस्कार दिया गया है। सर्वाधिक जो 6 पुरस्कार है वो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। ये ठीक है ना, ये एक मूवी है वन बैटल आफ्टर अनदर, उसको मिला। ये इसका नाम याद रख लीजिए क्योंकि इसी को बाफ्टा मिला है, ठीक है ना, और इसी को आपको ऑस्कर भी मिला है। तो ज़्यादातर जो हॉलीवुड से संबंधित पुरस्कार है उसे वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और इसके डायरेक्टर, ठीक है, पॉल थॉमस एंडरसन। ठीक है, इसके बाद करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की बनी हिंदी फिल्म होम बाउंड, इसको जरूर याद रखिए। होम बाउंड को इस बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि थी, मतलब नॉमिनेट की गई थी पर इसको अवार्ड नहीं मिला। नाम क्या है? होम बाउंड। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये 98th एकेडमी अवार्ड है, और ये वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वाधिक 6 पुरस्कार, और होम बाउंड, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें से देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक हैं पॉल थॉमस एंडरसन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल वी जॉर्डन, सिनर्स से, सिनर्स मूवी थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले, ये हैमनेट मूवी के थे। सहायक अभिनेता शन पेन, सहायक अभिनेत्री एमी मेडिगन, ठीक है। उसके बाद एनिमेटेड जो फीचर फिल्म है वो के पॉप डीमन हंटर्स को। एनिमेटेड लघु फिल्म द गर्ल हु क्राइड पल्स, ठीक है ना, द गर्ल हु क्राइड पल्स। कॉस्टिंग के लिए वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ये आपका
सेंटिमेंटल वैल्यू नॉर्वे की है ये, ठीक है। उसके बाद मूल पटकथा सिनर्स, रूपांतरित पटकथा वन बैटल आफ्टर अनदर। मतलब आप देखिए ना, वन बैटल आफ्टर अनदर, सिनर्स, ये दूसरी मूवी है जिसे सर्वाधिक पुरस्कार मिला। इनको आप रट के रखिएगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन डिजाइन फ्रैंकन स्टाइन को मिला। सिनेमेटोग्राफी सिनर्स, ठीक है ना, मूवी को मिला। कॉस्ट्यूम डिजाइन फ्रैंकन स्टाइन, ठीक है इसको। फिल्म एडिटिंग वन बैटल आफ्टर अनदर। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन, ठीक है ना, इसको बाफ्टा में भी इसको मिला था, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल द एम्प्टी रूम्स। मौलिक संगीत सिनर्स को, मौलिक गीत गोल्डन, ठीक है। मेकअप और हेयर स्टाइल ये सब नहीं, ये तो नहीं आएगा सर, ठीक है ना। बस इतना देख लेते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये दो हैं, चार हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, ये आपके वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। अभिनेता माइकल वी जॉर्डन, सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल वी जॉर्डन, ये सिनर्स मूवी के हैं, ये याद रखिएगा। और अभिनेत्री जेसी बकले हेमलेट मूवी की, ठीक है। तो ये चार ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। चलती है, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान इस बार टाटा समूह के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन को मिला, ठीक है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में जो ब्रिटिश उच्चायुक्त है वहीं पर ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन के द्वारा दिया गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान 2026 में किसको मिला? नटराजन चंद्रशेखरन को। और किसके द्वारा दिया गया? लिंडी कैमरन के द्वारा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के ईरानी मूल के निदेशक काबिह मदानी को उनका शोध है जल दिवालियापन, इसके लिए दिया गया है, ठीक है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और ये जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है। कौन? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और जो पुरस्कार है वो स्वीडन के राजा कार्ल 16 के द्वारा दिया जाएगा। भारत के वाटरमैन कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह को 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिल चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ईरानी मूल के निर्देशक हैं काबिह मदानी, ये काबिह मदानी जरूर याद रखिएगा, काबिह मदानी, ठीक है। और ये जल दिवालियापन शोध पर इनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी का 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं और अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, यानी कुल 24 भाषाओं पर यह पुरस्कार दिया जाता है। नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह हुआ और इसमें 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। वैसे ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो क्वेश्चन जो आता है वो आपके 3 या 4 भाषाओं में आता है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, क्योंकि जो बीपीएससी देता है उसलिए मैथिली पूछ लेता है। और संस्कृत का भी वर्तमान में प्रचलन चला है, इसलिए संस्कृत भी इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी में जीते जी इलाहाबाद एक संस्करण है, ठीक है ना, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है। और जो पुरस्कृत लेखक हैं ममता कालिया, ठीक है। अंग्रेजी में क्रिम्सन स्प्रिंग, ये एक उपन्यास है, किसकी है? नवतेज सरना की। तो नवतेज सरना की क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास। संस्कृत में प्रस्थान चतुष्टये ब्रह्मघोषा, ये कृति है कविता के रूप में, और ये साधु भद्रेश दास की है, इनको मिला। मैथिली में धात्रीपात सनगाम, ये एक संस्करण है महेंद्र की, ठीक है, तो इनको मैथिली में मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी हिंदी में जीते जी इलाहाबाद संस्करण याद रखिएगा ममता कालिया की। अंग्रेजी में क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास है नवतेज सरना की। उसके बाद मैथिली में धात्रीपात सनगाम संस्करण है महेंद्र की, ठीक है, और 24 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ज्ञानोवा करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स पीडीएफ क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? क्योंकि ये रिच कंटेंट है, क्रिस्प एंड इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स है, समय की बर्बादी से पाएं छुटकारा। पीडीएफ 15 से 20 पेज की रहती है एक माह की। रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि 400-500 पेज का कबाड़ नहीं पढ़ना पड़ता, और 130 से 150 पेज का पीडीएफ रहता है पूरे साल का, जिससे आप बार बार रिवाइज कर पाएंगे और सफलता पाएंगे।
काम आपको बस एक करना है, वीडियो को ज़रूर देखना है, तभी PDF कारगर हो सकती है। ठीक है ना, ये हमारे संपर्क सूत्र हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी सुझाव के लिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025। पुरस्कार का नाम, प्राप्तकर्ता, पुरस्कार का नाम और प्राप्तकर्ता। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जफर इकबाल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नवनीत कौर, सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी मेल में प्रिंसदीप सिंह, और सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी फीमेल में साक्षी राणा। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड विछू देवी को, डिफेंडर ऑफ द ईयर संजय को, और मिडफील्डर ऑफ द ईयर सुमित को। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 3 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जफर इकबाल, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नवनीत कौर। बस इन्हीं से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, ये हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 हो गए। अब चलते हैं सम्मेलन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। इसकी जो उद्घाटन फिल्म है सिरात, क्या है उद्घाटन फिल्म सिरात। रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक है, मूवी जो सिरात है इसको याद रखिएगा। WTO का द्विवार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन याओंडे शहर कैमरून में इसका आयोजन हुआ। सम्मेलन का 14वां WTO का ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। 13वां आबू धाबी में हुआ था। 166 देश हैं WTO में, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन। और 166 के पूरे जो जितने भी सदस्य हैं वो सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। अध्यक्षता जो कि कैमरून के मुख्य ल्यूक मैगलायर आंतागाना के द्वारा किया गया। ठीक है, वो वहाँ की कहाँ के याओंडे शहर कैमरून के ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, ल्यूक मैगलायर आंतागाना। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है WTO का द्विवार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन याओंडे शहर कैमरून। ठीक है, 14वां है ये, और भारत की तरफ से पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, ये जो सम्मेलन है फ्रांस के अबायडेस वाक्स डी केरने में हुआ। ये पूरा नाम है, समझिएगा, याद रखिएगा इसको। और इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर ने भाग लिया। तो G7 फ्रांस के अबायडेस वाक्स डी केरने में। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहाँ पर सम्मेलन हुआ। अब चलते हैं वर्ष दिवस या सप्ताह। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 9 मार्च राष्ट्रमंडल दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च विश्व गौराया दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च बिहार दिवस, उसके बाद 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 26 मार्च बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस 1971, क्योंकि ये भारत के सहयोग से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग देश के रूप में मिला, तो ये 1971 में अलग हुआ 26 मार्च। ठीक है, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, 28 मार्च अर्थ आवर डे। ये अर्थ आवर डे मार्च का जो प्रत्येक साल अंतिम शनिवार होता है उसी में 8:30 से 9:30 के बीच में ये अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इसमें जो भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको बंद किया जाता है। ठीक है, 24 मार्च ये मिस हो गया था तो इसमें बाद में लिख रहा हूँ, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च
बिहार दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 28 मार्च अर्थ आवर डे और 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। ठीक है, चलते हैं पुस्तकों की तरफ। क्रिम्सन स्प्रिंग ये एक पुस्तक है नवतेज सरना की, ठीक है ना, और इसी को क्या है साहित्य पुरस्कार मिला है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है ना, तो अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? नवतेज सरना की क्रिम्सन स्प्रिंग को। ठीक है, याद रखिएगा। इट्स इजी टू बी हेल्दी, मलाइका अरोरा की ये पुस्तक है। समझिए नवतेज सरना वाली जो है ना, ये 100% इसकी आने की प्रबल संभावना। ठीक है, उसके बाद एन एक्सीडेंटल लॉयर ये बुक है के वेणुगोपालन, ठीक है ना, के वेणुगोपाल की। उसके बाद तो क्रिम्सन स्प्रिंग, नवतेज सरना, इट्स इजी टू बी हेल्दी, मलाइका अरोरा, एन एक्सीडेंटल लॉयर के वेणुगोपाल। ठीक है, इसके बाद विविध, बोलीविया के एल आल्टो शहर में हरक्यूलिस C-30 विमान दुर्घटनाग्रस्त। तो इसमें याद रखिएगा ये हरक्यूलिस C-30 विमान। ठीक है, कोलंबिया में विमान दुर्घटना से 50 सैनिक की मृत्यु। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है अगर सिली क्वेश्चन बनाया कि हाल ही में विमान दुर्घटना से 50 सैनिक की मृत्यु हुई है, कहाँ पर? कोलंबिया में। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये भारत का तेल व गैस के लिए युद्ध के बीच में, जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तो भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए तेल और, ठीक है ना, और अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी ज़रूरत थी। तो इसके लिए इन्होंने नौसैनिक एक मिशन चलाया जिसका नाम ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा है। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसके बाद स्ट्रीट फास्ट डार्ट 2026 ये नाटो का सैन्य अभ्यास है, जर्मनी व बाल्टिक सागर में संपन्न हुआ। इस बार की प्रमुख बात है कि अमेरिका ने भाग नहीं लिया। तो स्ट्रीट फास्ट डार्ट 2026 ये जर्मनी व बाल्टिक शहर जो सागर है वहाँ पर ये संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास नाटो का। अब चलते हैं सैन्य अभ्यास की तरफ। वज्र प्रहार 2026 ये 16वां आपका अभ्यास था, संस्करण था। ये बगलोह हिमाचल प्रदेश में ये सैन्य अभ्यास संपूर्ण हुआ। ये भारतीय सेना और अमेरिकी सैन्य बल के बीच का सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, भारतीय सेना और अमेरिकी सैन्य बल के बीच। धर्म गार्जियन 2026 इस बार का 7वां संस्करण था। ये चौबटिया उत्तराखंड में इसका अभ्यास हुआ और ये भारतीय सेना और जापान की सेल्फ डिफेंस जो सेना है उसके साथ मिलकर हुआ। लामितीय 2026 ये 11वां संस्करण है। सेशेल्स रक्षा अकादमी, ठीक है ना, यहाँ पर ये सैन्य अभ्यास होता है और इसमें दोनों देशों के सेनाओं के तीनों अंग, ठीक है ना, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, तीनों अंग की सेनाएं शामिल होती हैं सेशेल्स रक्षा अकादमी लामितीय 2026। ककाडू 2026 ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, सिडनी तट ऑस्ट्रेलिया में हुआ और ये इस बार भारत की तरफ से जो शामिल हुई वो INS नीलगिरी है। ठीक है, INS नीलगिरी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बकलो हिमाचल प्रदेश ये आपका वज्र प्रहार यहाँ पर हुआ। चौबटिया उत्तराखंड में धर्म गार्जियन हुआ। सेशेल्स रक्षा अकादमी में लामितीय 2026 हुआ और सिडनी तट ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ककाडू 2026 हुआ। ये आपका INS जो नीलगिरी है इसे मत भूलिएगा, ये ककाडू 2026 में शामिल हुआ। खेलकूद बैडमिंटन के अंतर्गत देखेंगे लक्ष्य सेन ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता बर्मिंघम में हुई, उसमें इनको पराजय झेलनी पड़ी। ठीक है, और जो विजेता हुए चुन यी जो कि ताइवान अर्थात चीनी ताइपे के खिलाड़ी थे। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाल ही में बर्मिंघम में जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई उसमें लक्ष्य सेन किसके द्वारा पराजित हुए? तो चुन यी के द्वारा। ये ताइवान अर्थात चीनी ताइपे के खिलाड़ी हैं। पहली बार ये पराजित हुए थे 2022 में विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा। ठीक है, ये दूसरी बार इस बार पराजित हुए। और महिलाओं का जो एकल खिताब था वो वांग झी जो कि चाइना की हैं, इन्होंने जीता। ठीक है,
लक्ष्य सेन याद रखिएगा। क्रिकेट, जम्मू कश्मीर ये पहली बार रणजी ट्रॉफी विजेता बना है, किसको हराकर? कर्नाटक को। तो रणजी ट्रॉफी विजेता पहली बार कर्नाटक को हराकर कौन विजेता बना? जम्मू कश्मीर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, नेक्स्ट टॉपिक। टी20 मैचों का जो वर्ल्ड कप होता है उसका 10वां ये आयोजन था। भारत ने इस बार जीता किसे? न्यूजीलैंड को पराजित कर। लगातार 2 बार, यानी 2 इससे पहले वाला भी जीता और 2026 वाला भी, और कुल 3 बार जीतने वाली ये विश्व की प्रथम क्रिकेट टीम हो गई है। बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया, उसकी जगह स्कॉटलैंड को सम्मिलित किया गया। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया। 8 मार्च को हुआ था ये फाइनल मैच। फाइनल में 255 रन सर्वाधिक, मतलब आज तक के इतिहास में फाइनल मैच में इतना बड़ा स्कोर किसी ने नहीं किया था। तो 255 रन जो बनाया वो सर्वाधिक रन था। ठीक है। भारत 3 बार जो विजेता बना, पहली बार 2007 में पाकिस्तान को हराकर, इस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। 2024 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर बने और कप्तान थे रोहित शर्मा। 2026 में न्यूजीलैंड को पराजित किया और कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, ये याद रखिएगा। विजेता टीम, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। विजेता टीम भारत, जिसे 27.48 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद उपविजेता न्यूजीलैंड, इसको 14.65 करोड़ रुपए मिले। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है। सर्वाधिक रन साहिबजादा फरहान, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और संजू सैमसन रन बनाने में तीसरे नंबर पर रहे। सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने 14 विकेट दोनों ने प्राप्त किया। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी जिसने खेली वो 110 रन की थी, युवराज सामरा के द्वारा, और ये कनाडा के खिलाड़ी थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 110 रन बनाए। सर्वाधिक छक्के टूर्नामेंट में संजू सैमसन के द्वारा, और इन्होंने 24 छक्के लगाए। ठीक। प्रथम बार विजेता भारत कब बना था? 2007 में पाकिस्तान को पराजित कर और एमएसडी की कप्तानी में। आगामी जो 11वां विश्व कप होगा टी20 का, वो 2028 में होगा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, यहाँ से समझिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड कप हुआ है 2 साल में होता है, और 2 साल में कोई चीज़ का आयोजन होता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ये कौन सा 10वां आयोजन था? भारत ने कुल लगातार 2 बार और कुल 3 बार जीतने वाली है प्रथम टीम। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड। इसके बाद भारत विजेता हुआ, न्यूजीलैंड उपविजेता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जसप्रीत बुमराह। इसके बाद सर्वोच्च व्यक्तिगत जो रन या पारी 110 युवराज सामरा की। सर्वाधिक छक्के संजू सैमसन। और उसके बाद आगामी जो 11वां वर्ल्ड कप होगा वो 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की मेजबानी में। 11 वर्ष बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान से ओडीआई श्रृंखला जीती है। ठीक है। कभी सिली क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकता है ऐसा। अरुंधति रेड्डी, ये भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी खिलाड़ी हैं। इन्हें फरवरी 2026 के लिए आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है, अरुंधति रेड्डी। शतरंज, मुंबई के आरव डेंगला और गुवाहाटी के मयंक क्रमशः 93 और 94 नंबर की ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। तो ठीक है, तो क्या नाम है? आरव और मयंक, 93rd और 94th ग्रैंड मास्टर। स्क्वैश इंडियन ओपन 2026, इसका आयोजन मुंबई में हुआ। महिलाओं में अनहा सिंह विजेता रहीं और पुरुषों में अभय सिंह विजेता रहे। एथलेटिक्स, न्यूयॉर्क सिटी हाफ मैराथन, ठीक है, इसका आयोजन हुआ। इसमें गुलवीर सिंह जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, और ये भारत की तरफ से अब तक सर्वाधिक
मतलब सबसे कम समय में ये रनिंग करने वाले खिलाड़ी हैं गुलवीर सिंह, 59 मिनट 42 सेकंड में, यानी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और वर्ल्ड में जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें तीसरे स्थान पर रहे थे। नाम है गुलवीर सिंह। मोंडो डुप्लांटिस एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, ये स्वीडिश अमेरिकन है और स्वीडन के एथलेटिक्स मीट पोल वॉल्ट में आयोजन हुआ, ठीक है ना। उसमें 6.31 मीटर की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो 6.31 मीटर की छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? मोंडो डुप्लांटिस। बस मोंडो डुप्लांटिस याद रखिएगा। राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ। पुरुषों की 60 मीटर दौड़ में गुरिंदर वीर सिंह ने जीता और महिलाओं की 60 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा, जो कि महाराष्ट्र की हैं, इन्होंने जीता। मुख्य इंपॉर्टेंट आपका भुवनेश्वर है जहां पर इसका आयोजन हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, ठीक है। इसका आयोजन टारून पोलैंड में हुआ और ये 21वां आयोजन था। 27 विभिन्न स्पर्धाओं के लिए 118 देशों के 674 एथलीट भाग लिए। इस बार भारत का कोई भी एथलीट इसमें सहभागिता नहीं की। 60 मीटर की जो दौड़ हुई उसमें पुरुष वर्ग में जॉर्डन एंथनी, जो कि अमेरिका के हैं, ये विजेता हुए। उसके बाद महिला वर्ग में जायनाब डोस्सो, जो कि इटली की हैं, ये विजेता हुई, ठीक है। और शीर्ष स्थान इस इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमेरिका 18 पदकों के साथ, सेकंड ब्रिटेन और थर्ड इटली। आगामी जो 22वां संस्करण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भुवनेश्वर में होगा, भारत में। और ऐसा ये जो निर्णय है, टारून जो बैठक हुई थी उसी में निर्णय लिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 21वीं ये चैंपियनशिप थी। टारून पोलैंड में आयोजन। उसके बाद जॉर्डन एंथनी अमेरिका के, पुरुष में विजेता। महिलाओं में जायनाब डोस्सो इटली की। अमेरिका, ब्रिटेन और इटली क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान। 22वां संस्करण जो होगा वो भुवनेश्वर में होगा। टेनिस इंडियन वेल्स ओपन 2026, इसका आयोजन कैलिफोर्निया में हुआ, ठीक है। और विजेता पुरुषों में यानिक सिनर और महिलाओं में विजेता आर्यना सबलेंका। तो कैलिफोर्निया ये याद रखिएगा। सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इंदौर में हुआ। पुरुष एकल की जो विजेता है वो मानव ठक्कर, जो कि PSPB मतलब पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। इसके ये खिलाड़ी हैं मानव ठक्कर, ये विजेता रहे। महिला एकल की जो विजेता रही यशस्विनी घोरपड़े। और टीम खिताब ये तो व्यक्तिगत रूप से हो गया। अगर एक टीम के हिसाब से देखा जाए तो जो मेल के विजेता टीम है PSPB यानी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, और महिला में जो विजेता रही टीम वो RBI की, ठीक है। इंदौर में आयोजन हुआ। MPPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, क्योंकि ये हमारा सेगमेंट खत्म हो गया। स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय पहले पढ़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विशेषाधिकार समिति के लिए 15 सदस्यों को मनोनीत किया, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है? रविशंकर प्रसाद, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये जो आपकी विशेषाधिकार समिति है, यह एक स्थायी समिति है और इसके सदन और उसके सदस्यों के, जैसे क्या होता है, सदन और सदस्य के विशेषाधिकार होते हैं, क्योंकि सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों विशेषाधिकार होते हैं। तो सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में ये जांच करती है, इसका काम ये है। और लोकसभा दो बनती है, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। तो लोकसभा समिति 15 सदस्यों की होती है और राज्यसभा समिति 10 सदस्यों की होती है। संविधान के अनुसार 105 आपकी लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 122, ठीक है ना। ये संसद के विशेषाधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी एग्जाम के लिए। फिच रेटिंग्स के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है भारत के 2025-26 के लिए। वो कितना है? 7.5%। कितना? 7.5%। याद रखिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। किसको? प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार आर वैरामुथु। क्या नाम है? वैरामुथु। वैरामुथु, ठीक, ये याद रखिए। तो ये इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 60वें नंबर का है और ये तीसरे तमिल लेखक हैं, आर वैरामुथु। आंध्र प्रदेश के गुंटूर स्थित लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्ययुगीन शिलालेख की खोज हुई है। ये किस राजवंश से संबंधित है? गजपति राजवंश। ठीक है, कौन सा राजवंश? गजपति राजवंश। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार गोद लेने वाली सभी महिला कर्मचारी और बच्चे की आयु किसी भी शर्त के बिना, यानी किसी भी आयु का बच्चा हो, ठीक है ना, कितने सप्ताह तक सेवानिवृत्ति सवैतनिक मतलब वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देने की घोषणा हुई है? 12 सप्ताह। दरअसल क्या था कि जो कामकाजी महिलाएं हैं और वो बच्चा किसी का गोद लेना चाहती हैं, तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत ऐसा प्रावधान था, ठीक है, तो उसमें उसके अंतर्गत सभी प्रावधान थे। बट 2017 में संशोधन किया गया और इसमें 12 सप्ताह के सवैतनिक अवकाश तो मिला, पर इसमें एक शर्त लगा दी गई कि 3 महीने से कम उम्र का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, पर अभी न्यायालय ने निर्णय दिया और आयु सीमा को खत्म कर दिया और उन्होंने अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए ऐसा निर्णय दिया। उन्होंने कहा ये सब उल्लंघन कर रहा है। भारत विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, और इसका वैश्विक योगदान कितना है? 30.37%। 30.37% है नारियल में। ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक केरल, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं। सुर्खियों में रही गाइनाड्रोमॉर्फी जैविक स्थिति किससे संबंधित है? ये मीठे पानी के केकड़े की एक प्रजाति वेला कार्ली से संबंधित है। ठीक है ना, गाइनाड्रोमॉर्फी जैविक स्थिति, ठीक है, किससे? वेला कॉर्ली। हाल ही में किस राज्य विधानसभा द्वारा आसान क्षेत्रों में अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक पारित किया गया है? वो है राजस्थान विधानसभा। इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र में यदि सांप्रदायिक दंगा है, हिंसा है, सार्वजनिक अव्यवस्था है, तो वहां पर अचल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं हो सकता है, और ये ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना है क्योंकि पहले गुजरात ने कर दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में दंगा हो गया, अब दंगा के कारण लोग पलायन करने लगे, ठीक है, पलायन करने लगे तो बेचकर जाने लगे, या हो सकता है कि एक ऐसा वर्ग हो जो दबाव डाले, ठीक है, कि आप हमें बेचिए और यहाँ से जाइए। तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए ऐसा किया गया। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री की मेंस जब T63 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। किसने? शैलेश कुमार ने, और ये बिहार के जमुई के पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं, ये याद रखिएगा। शैलेश कुमार, बिहार के जमुई। 72वीं जो BPSC होगा उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय। 4 मार्च 2026 को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, और इस अवसर पर विश्व मोटापा एटलस 2026 का विषय जो रखा गया वो क्या था, यानी थीम क्या थी? तो मोटापे से निपटने के लिए 8 अरब कारण। कितने? 8 अरब कारण। और इसमें बताया गया कि भारत अब चीन के बाद दूसरे नंबर पर स्थान है मोटापे में, ठीक है, और भारत में 20 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। किस देश ने पार्किंसन रोग के लिए विश्व की पहली iPS सेल आधारित थेरेपी एमचेप्री को मंजूरी दी है? जापान। ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि कौन सा देश है जिसने विश्व की पहली iPS सेल आधारित थेरेपी एमचेप्री मंजूरी दी है? उसका नाम जापान है, और किसके द्वारा विकसित किया गया है? सुमितोमो फार्मा के द्वारा। सुमितोमो फार्मा के द्वारा विकसित किया गया। हाल ही में सुर्खियों में रहा खर्ग द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? ये फारस की खाड़ी में, ठीक है ना, क्योंकि ये जो खर्ग द्वीप है यहीं से 90% तेल का निर्यात होता है, और ईरान की ये आर्थिक जीवन
रेखा माने जाने वाला द्वीप है। अमेरिका ने अटैक कर दिया था जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था। ठीक है। हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर 14वीं सदी के एक जहाज के मलबे से युआन वंश काल के नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तनों का भंडार मिला है? सिंगापुर। ठीक है। भारत ने 29 देशों के साथ मिलकर किस देश में शांति स्थापना, सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की? लेबनान में। मतलब भारत चाहता है कि ये सब जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का इशू है, ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। ओवरऑल मतलब यही है। देश के मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की किस देश ने? ब्रिटेन ने। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि हाल ही में किस देश ने मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी अर्थात आपातकाल जारी किया? वो ब्रिटेन ने। हाल ही में किस देश ने भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया? उसका नाम है श्रीलंका। तो बेली पुल का संबंध श्रीलंका से। भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IISc की प्रोफेसर नोवाडो ओजोस डेल सालाडो किस शिखर पर पहुंचकर एक कीर्तिमान स्थापित किया? उस शिखर का नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी में चिली अर्जेंटीना सीमा पर। ठीक है ना। ये आपका जैसे ये है, ठीक है ना, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर ये आपका चिली है और ये अर्जेंटीना है। तो यहाँ पर है आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत तो ये ऐसे पूरा है, ऐसे यहाँ से पूरा ऐसे, पर यहाँ पर ये गए, ठीक है, बॉर्डर पे। चलिए, संयुक्त राष्ट्र ने सहमत निष्कर्ष नामक एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क अपनाया है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्राप्ति में सुधार लाना है। किसके लिए? विश्व भर में महिलाओं और लड़कियों के लिए। सहमत निष्कर्ष का मतलब है कि अगर आप घर पर कोई भी कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं, डिसीजन को, तो आप एक बार सहमत लीजिए। आपके घर में जो भी है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, तो महिलाओं और लड़कियों के संबंध में है ये। इसका मतलब यही है कि आप सलाह लीजिए। महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 70वें सत्र के दौरान व्यापक सहमत से ये अपनाया गया। ठीक है। और इसका न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में भारत ने मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से पड़ोसी देश, यानी कौन सा पड़ोसी देश है जिसको 5000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति की है? उसका नाम बांग्लादेश है। ठीक है। तो मैत्री पाइपलाइन का संबंध बांग्लादेश से 5000 मीट्रिक टन डीजल की आपूर्ति। तो इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। डिस्कशन कैसा रहा जरूर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए और फीडबैक दीजिए, अच्छा या बुरा जो भी सुझाव है, ठीक है ना, ताकि हम चीज़ें ऐड कर सकें। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।